प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधरा में। यह क्लासेस चल रही है विश्व मानचित्र, जिसमें हम एशिया के साउथ में स्थित 8 देशों के समूह, जिसे हम सार्क अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन के 2 देशों के बारे में हमने पूर्ण रूप से आपको बिफोर क्लास में पढ़ा दिया था। आज हम इसके तीसरे क्लास में जाएंगे, तीसरे देश के बारे में पढ़ाएंगे, जिसकी पॉलिटिकल मैप की आकृति एक डॉग के समान है। इतना नहीं, उस देश की जो पॉलिटिकल मैप है एक कुत्ते के समान के साथ साथ उसकी बिहेवियर भी कुत्ते के समान है। एक कुत्ते की पूंछ को जब तक पकड़े रहो जब तक सीधी रहती है, छोड़ने के बाद पुनः वो टेढ़ी हो जाती है। यह देश ऐसा ही है, जब तक उसे लगाम लगाए रहो, जब तक उसे पकड़े रहो, जब तक सीधा रहती है, और उससे सीधा रहने के बाद वो पुनः अपने बिहेवियर एक कुत्ते के समान होने लगती है। हम ऐसे देश के बारे में आज पढ़ाने वाले हैं जो है इंडिया के वेस्ट में स्थित, जो बॉर्डर भी साझा करती है। हम ऐसे देश को बोलते हैं पाकिस्तान। ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जो सेम इसकी बनावट कुत्ते के समान है। आपको मैप में दिख रहा होगा, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। आइए इसकी हम पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और हिस्ट्री के बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। आइए हम इसकी बनावट के बारे में जानते हैं। चूंकि आप जानते हो, सबसे पहले हम देखेंगे भारत हिंदुस्तान इंडिया के वेस्ट में पश्चिम में स्थित एक देश है, ये मुल्क है। ऐसे मुल्क है, अब ये सीमा साझता है। इंटरनेशनल बॉर्डर किसके किसके साथ बनाता है? तो 5 देशों के साथ बॉर्डर बनाता है, 4 देशों के साथ बॉर्डर बनाता है। तो ये देखता है ईरान के पास, पाकिस्तान, भारत के पास, अफगानिस्तान के पास, चाइना के पास। आप इससे देखेंगे तो इसके आप देखोगे तो दक्षिण में देखोगे आप अरब सागर है, इसके आप पूर्व में देखोगे तो भारत है पाकिस्तान के, और इसके उत्तर में देखोगे तो अफगानिस्तान है, और इसके आपको पश्चिम देखो तो इराक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। और इसके आप देखोगे और उत्तर पूर्व में देखोगे तो चाइना है। ये चीजें, आइए इसकी हम पॉलिटिकल के बारे में बताते हैं आपको क्या है, इसकी बनावट क्या है। जियोग्राफिकल के रूप में देखेंगे तो ये क्या है। आप इसके पहले हम बताना चाहेंगे कि यह पाकिस्तान आया कैसे। क्या यह प्राचीन काल से पाकिस्तान की स्थिति रही है? तो ऐसा कहना दुर्भाग्य होगा, ऐसा कहना गलत होगा। 1947 के बाद इसकी आकृति आई, विश्व में एक देश के रूप में बन के आया। 14 अगस्त 1947 में जैसे देश की आजादी हुई भारत के साथ, ऐसे ही देश बना। अब बने के रूप में जानने की बात है कि आपको सबसे पहले मांग मुस्लिम लीग का एक सदस्य, जिसे मोहम्मद इकबाल बोला जाता है, उन्होंने पहली 1930 में लाहौर अधिवेशन के रूप में इस चीज की आवाज उठाई कि हम 4 प्रांत जहां इस्लामी, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उसको लेकर हम अलग देश की मांग कर रहे हैं। जो अलग प्रांत थे, जो सिंध प्रांत, पंजाब और आपको अफगान, और चौथा था हमारा बलूचिस्तान। 4 देशों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस समय उसका नाम निर्धारण नहीं किया गया था, पाकिस्तान का नाम नहीं आया था। तो 1933 में कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला चौधरी इतबार अली ने इसका नाम सुझाव दिया पाकिस्तान। पूर्ण लाहौर अधिवेशन 1940 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद जिन्ना ने पूरे भारत के रूप में अलग प्रांत, अलग देश की मांग कर दी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 जुलाई 1947 में भारत को 2 विभाजन में बंटने का घोषणा कर दिया। एक हमारा पाकिस्तान और एक हमारा इंडिया। पाकिस्तान के 2 रूप थे। आज जो बांग्लादेश दिख रहा है वो पूर्वी पाकिस्तान, आज जो हमारा अभी वर्तमान पाकिस्तान दिख रहा है उससे पश्चिमी पाकिस्तान। ये निर्धारण मुस्लिम आबादी के रूप में किया गया था, धर्म के आधार पर किया गया था। इतिहास जानना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि इतिहास जितना हम जानेंगे, जितना बेहतरीन इसके बारे में जानेंगे, इसकी आकृति के बारे में जानेंगे। आज यह नाक पे एक मक्खी के समान हो चुका है। जिस तरह आप रात्रि में सोओगे, उस तरह एक मच्छर, मॉस्किटो आपके कान में जा जाकर परेशान कर देता है, इस तरह परेशान कर दिया है। इसकी आकृति को इतना ही जानना जरूरी है। अगर जान जाओगे आप इसकी आकृति, भौगोलिक, राजनीतिक स्थिति को,
तो आप इसके समाधान को अच्छी तरह जान जाओगे, क्योंकि भविष्य में आपने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनोगे, कहीं कहीं ना आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, कहीं ना कहीं पीएमओ में बैठोगे, तो कहीं कहीं असिस्टेंट बनोगे, कहीं प्रेसिडेंट बनोगे, आप ही से बनोगे। भविष्य आप ही ग्रुप में है, इसका निर्णय आप ही के ग्रुप लेना, इसे जानना जरूरी है कि इसका समाधान क्या है, भारत की ली हुई भूमि को कैसे हम अधिकृत करेंगे, ऐसे कैसे इससे हम इसके आतंकवाद को निवारण करेंगे, निपटारा करेंगे। ये चीज आइए हम चलते हैं आगे क्लास में, इसके हम देखेंगे ये चीजें। तो पाकिस्तान का नाम रखने की बात, पाकिस्तान बना कब, तो आपको 3 जुलाई 1900 आपको देखने के 47 में माउंटबेटन के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि 2 देश को बनाया जाए, और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। आप देखते हैं इंडिपेंडेंट के रूप में मनाया जाता है, तो इंडिपेंडेंट के रूप में एक व्यक्ति को निर्धारित किया जाता है। ब्रिटिश के वरिष्ठ वकील थे जिन्हें निर्धारण किया कि पाकिस्तान की सीमा निर्धारित कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप देखोगे ये, आप देखोगे ये पाकिस्तान, ये इंडिया था, ये इंडिया था। तो इंडिया को इस तरह बनाने के लिए यहाँ पे आपको अफगानिस्तान, यहाँ पे आपको बांग्लादेश, यहाँ पे पाकिस्तान निर्धारण करने के लिए बाउंड्री होना जरूरी है। बाउंड्री बनाने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए आपको ब्रिटिश का एक वकील, एडवोकेट को बुलाया जाता है, जिसका नाम था सर सिरिली और रेडक्लिफ। सर रेडक्लिफ को निर्धारण किया जाता है। रेडक्लिफ ने अपनी निर्धारण 1947 में कर देते हैं। 5 सप्ताह में देश को बांट के रख देते हैं। न उनकी जियोग्राफी को जानते हैं, न भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, न उनके धर्म के आधार पे, 2 धर्म के आधार पे, 2 इस्लामाबाद के आधार पे, 2 रंग रूप के आधार पे उन्होंने बांट देते हैं। अब प्रकृति और धर्म के आधार पर बांटे, जिस तरफ हिंदू और जिस तरफ आपको मुस्लिम है उसकी बॉर्डर को बना देते, निर्धारित कर देते, इसे रेड क्लिफ के रूप में जानते हैं। 3323 किलोमीटर की एक बाउंड्री बनाते हैं। कौन बनाता? सर रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। कौन थे? आपको देखने के लिए एडवोकेट, कहाँ के लोग? इंग्लैंड के एडवोकेट। ये चीजें, और रेड क्लिफ क्या करते हैं, उन्हें बाद में बहुत पछतावा भी होता है कि हम हिंदुस्तान की स्थिति नहीं जाने। हिंदुस्तान आज भी उससे उन्हें गाली भी देती है। ये चीज ध्यान दीजिए। रेड क्लिफ में क्या किया, उन्हें बंटवारा किया गया, प्राकृतिक रूप में देख लीजिए ये चीजें। रेड क्लिफ आप देखते हैं, हम इसकी आकृति देखते हैं। आप आकृतिक रूप में देखेंगे, आज वर्तमान में जो हमें पाकिस्तान है किस रूप में देखने को मिलती है, ध्यान देखिए। पाकिस्तान की जियोग्राफिक आकृति ये 5 भागों में बटी हुई है। ध्यान देखिए बेटा, आप ध्यान से देखो, 5 भागों में बटी हुई है। 5 भागों में कितनी अच्छे से बटी हुई है, आप देखिए ध्यान से। इससे देखिए, आप देखोगे, आप इसके देखोगे साउथ में देखोगे, साउथ और वेस्ट में देखोगे, इसमें बलूचिस्तान है, सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान है। उसके बाद देखोगे आप खैबर पख्तूनख्वा, जिसे खैबर बोलते हैं, अफगान भी बोलते हैं, इस क्षेत्र को अफगान भी बोलते हैं, खैबर भी बोलते हैं। तो बलूचिस्तान पहला हो गया, और उसके दूसरा हो गया खैबर हो गया, हमारा तीसरा हो गया आपको पंजाब हो गया, चौथा हो गया हमारा सिंध हो गया। अब पश्चिमा हो गया जो भारत से जमीन लिया गया पीओके। क्या लिया? पीओके। इसकी सीमा तय करती है। इस साइड आपकी सीमा जो है सिंध और पंजाब और पीओके जो भारत से अलग करती है, जिसमें रेड क्लिफ लाइन रखा गया, और जिससे सुलेमान पर्वत और हिंदुकुश पर्वत अलग करती है अफगानिस्तान से, डुरेंट रेखा से करती है। क्या करती है? डुरेंट रेखा से। यह अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान करती है। कौन सा? सुलेमान पर्वत। यहाँ पर्वत है, फेमस पर्वत है, और हिंदुकुश पर्वत किससे अलग करती है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक बॉर्डर बना देती है। कौन बना देती है? हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान पर्वत बना देती है। ये चीजें अब देखिए, हम ध्यान देखिए। पहले चीज जियोग्राफिकल हम देख लिए कि 5 भाग में बलूचिस्तान, खैबर, सिंध प्रांत और पंजाब हमारा पीओके बटी हुई है। अब पीओके निर्धारण नहीं किया गया था। हमने पहले बताया कि 1933 में 4 प्रांतों को बोला गया था कि 4 प्रांतों को मिला के एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए। तो हम देखेंगे आगे पीओके कैसे अंग बन चुका। क्या हमेशा उसकी मांग के, जब 14 अगस्त 1947 में जब देश बना, तो क्या उसका पीओके अंग था? नहीं था अंग। इसके बारे में आगे हम देखते हैं क्या है। इस तरफ देख लिया। अब देखते हैं कि रेड क्लिफ, अब देखते हैं, हम ध्यान देखिए रेड क्लिफ के बारे में देखिए। रेड क्लिफ क्या है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इसकी कुछ हम फैक्ट के बारे में देखते हैं, पॉलिटिकल फैक्ट। लगभग आपको देखा जाए तो इसकी एरिया 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। क्या की है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है, जो लगभग आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश राज्य को मिला लिया जाए और आपको राजस्थान राज्य को मिला के उसके क्षेत्रफल को मिला जाए तो 2 राज्यों के समान है इसका क्षेत्रफल है, और पूरे भारत पर कब्जा करने की बात करता है, आक्रमण करने की बात करता है। 2 राज्य भारत की, इतना समझ जाओ, पाकिस्तान के लोग हमारी वीडियो देख रहा होगा, समझ जाओ 2 राष्ट्र आप देखोगे, 2 राज्य जो है तो हमारे क्षेत्रफल के बराबर है।
तुम 28 राज्यों को कैसे कब्जा कर पाओगे? सोच लो, उसकी आबादी भी कितना है। अब जनसंख्या देखोगे, पॉपुलेशन देखोगे तो 20 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है। ये उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन से कम है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, अब देखो आपको उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ है, आपको देखने मिलेगी। यहाँ के लैंग्वेज देखोगे उर्दू है, फारसी भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसकी इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो इसका नेशनल लैंग्वेज है उर्दू है। फारसी बोलते हैं, अरबी भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसकी जीडीपी जीडीपी देखोगे 373 बिलियन डॉलर अमेरिकी है। अब देखियोगे कि हम ध्यान देखोगे, ये भारत, चूंकि आपको पता होना भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन तक चली गई है, जो वर्ल्ड में चौथे स्थान पर हो चुकी है। और 4 ट्रिलियन क्या होती है, अब ध्यान से देखने, थोड़ी सी इन लोग को आकलन होना चाहिए कि क्या हो, आपको पता होना चाहिए। आप देखो कि 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन बराबर 1000 बिलियन डॉलर होता है, इतना समझ जाइए। तो इसकी कितनी है, 373, लगभग 0.9%, मतलब 1% भी अंक नहीं रखता, वो हमें आग दिखाता है। ये चीज समझो, इतनी गुलाम है, नाक में दम करके रखा हुआ है। आगे देखते हैं कैसे नाक में दम करके रखा है। एक छोटी सी जीडीपी किस तरह लड़ना चाहता है, आप ध्यान देखिए। आप देखिए इसकी नेशनल इनकम देखिए, कृषि, चावल, कोयला और कुछ खनिज के द्वारा होता है। और देखिए हमारे कुछ आतंकी की होती है, आतंकी से कमाता है, आतंकवाद से कमाता है। इसे देखिए, इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, जो पाकिस्तान रुपया के रूप में देखेंगे तो एक चीज और देख लो, आकलन कर दोगे तो 1 रुपए, इंडिया का 1 रुपए इक्वल 3 रुपए, 3.9409, ठीक ना, पाकिस्तान रुपया। ये चीजें 3 रुपए, उससे हमारी ये चीजें कंपेयर कर रहे हैं। रिलीजन देखेंगे तो रिलीजन यहाँ इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, ठीक ना। इस्लामिक कंट्री में यहाँ पे 2 कौम के लोग, इस्लाम में भी 2 तरह के धर्म में विभाजन हुआ है, एक शिया सुन्नी। शिया लोग मोहम्मद साहब को मानते हैं और सुन्नी लोग मोहम्मद साहब और उनके दामाद, उनके नाती को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं। ये चीजें तो यहाँ पे सुन्नी कंट्री है, 82% सुन्नी रहते हैं और 11% शिया रहती है। और यहाँ पे देखोगे और लगभग 2.5% क्या रहती है, हिंदू रहती है। ये चीज आप देखिए, इंडिपेंडेंट हुआ 14 अगस्त 1947 में। इसकी गवर्नमेंट का नाम है, पार्लियामेंट का नाम है, जहां विधानसभा बनता है उसके मजलिस सूरा, जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं। इसकी नेशनल असेंबली का नाम है, नेशनल असेंबली, ये भी इसमें 2 असेंबली है। इसकी विधानसभा 2 विधानसभा, जैसे भारत की विधानसभा बनती है लोकसभा राज्यसभा से या पूर्ण होती है, इसकी कानून बनती है, इसका भी नाम है 2 है। निचली सदन का नाम नेशनल असेंबली और हमारा उच्चली सदन का नाम है हमारा सीनेट। जैसे सीनेट का अर्थ वही होता है, बहुत लोगों को नहीं पता सीनेट होता है, अमेरिका का भी नाम है सीनेट है। तो इस तरह सीनेट का अर्थ होता है वरिष्ठ सदस्य के रूप में जाना जाता है। ये चीजें हमारा प्रधानमंत्री है, दिख रहा होगा इससे शकल, अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, जो ये टकले हैं, अब बहुत ज्यादा समझदारी की बात करते हैं, भारत पर आक्रमण करने की बात करते हैं। अपनी रंग रूप देखो, अपनी चीज देखो, अपनी स्थिति देखो, तुम्हारी आपको बिलियन का ट्रिलियन में, अपनी जीडीपी, इंडिया की जीडीपी ट्रिलियन में, शर्म आना चाहिए, तुम उससे मुकाबला करने को बोलते हो। ये चीजें ध्यान देखो आप। प्रधानमंत्री देखो शहबाज शरीफ है, ये चीजें। और यहाँ पे देखो इनके संविधान, जब देश आजाद हुआ था, आपको पता है कि संविधान में सबसे बड़ा योगदान आपको बी आर अम्बेडकर का और उनके सदस्य के द्वारा दिया गया था। उसी तरह यहाँ पे संविधान बना था, तब हिंदुस्तान लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। आइए देखने को मिलेगी कि यहाँ के संविधान 12 भाग है, अब भारत के आपको देखो संविधान का 22 भाग है, और यहाँ पे 280 अनुच्छेद है। पाकिस्तान में 280 अनुच्छेद है, लेकिन हिंदुस्तान के 395 अनुच्छेद है। कंपेयर किया जाए तो लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है, हिंदुस्तान की सरकार चलती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार किस तरह चलती है, आर्मी बेस पर चलती है। लोकतंत्र नाम भर की है, आर्मी के रूप में सरकार चलती है, पूरी सत्ता आर्मी के रूप में। ये चीज देखिए, आगे देखिए, देखते हैं। आगे देखिए, थोड़ी सा और ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ी सा और ध्यान दीजिए। ये हो गया आपका, ये अलग करता सुलेमान पर्वत श्रेणी, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान को। अब इसके आप देखोगे, आपको देखोगे पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत में इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, ठीक ना, इस्लामाबाद जो नजदीक है, भारत के नजदीकी है। पंजाब राज्य आपको हरियाणा राज्य के बगल में ये देखने मिलेगी। आपको देखोगे मकरान तट, मकरान तट देखोगे अरब सागर के पास, देखोगे नीचे देखोगे अरब सागर के पास देखोगे तो मकरान तट है, जिसमें ग्वादर बंदरगाह है, सब फेमस बंदरगाह है। जहां से बंदरगाह है, ये बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह। अब ग्वादर बंदरगाह और उसके बगल में देखो कराची, ठीक ना, कराची है, कराची वहां पे बंदरगाह भी देखने मिलेगी। जो इसका ग्वादर बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह से एक लाइन बन रही है, कहां तक बन रही है आपको देखने मिलेगी, ठीक ना, आपको देखने मिलेगी सक्सान घाटी बेली पे देखने मिलेगी। ये चीज ध्यान देखिए, ये
एक रास्ता देखने को मिलेगी। इससे सीपीईसी बोलते हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं सीपीईसी, ठीक ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अभी तक बना नहीं है, अब चूंकि आगे बताते हैं क्या है क्या नहीं है, ये चीज ध्यान दीजिए। तो इसका मकरान तट ग्वादर बंदरगाह है, जो 1971 में ग्वादर बंदरगाह पर बमबारी धुआंधार हुई थी। कराची पे भी बंदरगाह पे बहुत ज्यादा धुआंधार हुआ था। भारत जब इंडिया और पाक वार चल रहा था तो जो इंडियन की नेवी है ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा कर ली थी। इतना की थी कि टैंक, उसके नेवी क्षेत्र, उसकी पूरी चीज को, एयरपोर्ट को भी समाप्त कर चुकी थी। इतनी इंडिया, तब भी ये सुधरने वाला रेडी नहीं है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि जो रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई 3323 किलोमीटर की एक रेखा है जो बनाई गई है, कहां बनाई गई? गुजरात। जो गुजरात के कच्छ जिला से लेके लगभग आपको देखोगे तो हरियाणा तक, आपको जम्मू कश्मीर तक किया गया है। तो उसमें रूप में देखोगे तो ये सर्कलिक के रूप में देखोगे तो कुछ डिवाइडेड है, कुछ पॉइंट है, कुछ आपको देखोगे डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट में तो विवादित है। आपको देखोगे तो इससे आप देखो हमें देखने मिलेगा रेड सर्कलिक लाइन, इसमें देखो 24 पैरेलल लाइन, इसमें देखोगे लॉन्ग, ठीक ना, एलओसी देखने मिलेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल देखने मिलेगी, और एजीपीएल देखने मिलेगी, एक्चुअल ग्राउंड एंड पॉइंटेड लाइन 110 किलोमीटर की देखेगी। ये क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप जानने की कोशिश कीजिए। सर क्रिक लाइन आपको डिस्प्ले पे देखता होगा। ये सर क्रिक लाइन क्या है? क्रिक का मतलब होता है पतला रास्ता। आप समझ जाओ, पतला रास्ता। जो रोड निकलती है, हाईवे निकलती है, तो उसी तरह आपको निकलती है, तो वो हाईवे ना बोल के, रोड ना बोल के, हम उससे क्रिक बोलते हैं। जब क्रिक क्या क्यों बोलते हैं? जब नदियों का रास्ता निकलता है उसे क्रिक बोलते हैं। ध्यान से देखिए क्या रहा विवादित, ये चीज बहुत देखने की बात है। सर क्रिक क्या है? सर क्रिक में देखने के यहां मिलेंगे ये इंडिया हो गया। अब यहां पे देखेंगे आप, ये लाइन होगी पाक की, देखना जरूरी है आपकी। अब ये देखिए, ये इंडिया हो गई। अब देखिए यहां पे एक नदी, जिसे बाढ़ भाट बोलते हैं, एक नदी निकलती है, ये विवादित एरिया है। ये इंडिया का एरिया हो गया। इसे बोलते हैं वाण भाट, इसे बोलते हैं वाण भाट के रूप में जानते हैं, ये जानते हो। इसी को सर क्रिक बोलते हैं, इसी लाइन को सर क्रिक बोलते हैं। ये क्या करता है? पाकिस्तान इससे बोलता है, दावा करता है कि ये सर क्रिक जो है पूरा यहां तक, जो इसकी कॉर्नर है, जो लाइन है, ये पाक बोलता है कि जो ये है इस साइड इंडिया, ये बोलता है कि ये जो सर क्रिक है, ये इसका हिस्सा, जो इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा यहां तक है। और इंडिया बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका हिस्सा इंडिया मानता है कि इसके बीचों बीच बनती है, ठीक है, इसके बीचों बीच बनती है। ये ध्यान दो, किसी विवादित एरिया रहा, कहां रहा? तो ये है हमारा यहाँ पे, ये कच्छ जिला। अब देखो कच्छ जिला, गुजरात का कच्छ जिला है जो सीमा साधता है, ठीक है, 96 किलोमीटर का एक लाइन है नदी का, जो दलदली क्षेत्र है। ये क्यों है विवादित में? ध्यान दीजिए, दलदली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेचुरल गैस, ठीक है, क्रूड ऑयल देखने को बहुत अच्छा तरह मिलेगी, मछली पालन देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको, वनस्पतियां देखने को मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। दोनों देश इस पे दावा करते हैं। युद्ध भी होता है, बहुत सारा युद्ध भी होती है। आज आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कि हमारा क्या है, सर्किट क्या है। ये चीजें आपको नहीं पता होगा तो इस बार क्लास में पता हो जाएगा सर्किट क्या है। कोई भी बात नहीं होना चाहिए, आपको समझ जाओ। 96। अब इसी के ऊपर ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, ये इंडिया, ये जो विवादित एरिया है ये, अब इस साइड देखेंगे विवादित एरिया ये, अब इस साइड देखेंगे तो ये क्या है, ये यहां पे जो लाइन है, अब ये देखिए, ये क्या है? पूरा दलदली है। ये जो हमारी दो, ये नदी गई है बाणभट्ट, ये गई है, नदी गई है, ये 96 किलोमीटर है। अब 96 किलोमीटर का एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है जो 315 किलोमीटर लगभग बोला जाता है, इससे बोला जाता है 24 पैरेलल लाइन, जो अक्षांश है 24 डिग्री अक्षांश रेखा पर सीधे ऐसे लाइन है 24 डिग्री पे। तो 24 डिग्री क्या है? देशांतर रेखा, अक्षांतर रेखा क्या है? जब हम जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में पूर्ण रूप से बताएंगे। ये चीज है, तो दो चीज हो गया, आपका डाउट ये निकल गया। 24 पैरेलल लाइन क्या होती है, और एलओसी की कहानी क्या है? एलओसी कहानी क्या है, इसे जानना बहुत जरूरी है। एलओसी कैसे बनी है, आप प्रधानमंत्री ने कैसे एलओसी पर, ठीक ना, टिप्पणी करते हुए नेहरू जी ने उसे हाथ से गवा दिया। आज भी बीजेपी सरकार नेहरू जी को इस पे खड़ी सुनाती है और गाली भी देती है। चीज को ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए,
एलओसी क्या है? जब अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, जब 3 जून को क्या किया था आपको, 3 जून 1947 में माउंटबेटन एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें से बोला था कि 2 देश बनेंगे। एक घोषणा और किया था उन्होंने, क्या घोषणा किया था जानने की कोशिश कीजिए, जो बहुत विवादित रहा। अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमेशा देश को फंसा के चले गए। जब विवादित रहा क्या रहा कि जब उन्होंने बोला कि 3 जून 1947 में बोला कि देश आजाद हो रही है, लेकिन ब्रिटिश जो प्रांत है देसी रियासतें हैं, जो देसी रियासतें हैं वो अपनी मर्जी की देश बना सकती हैं और किसी देश में शामिल हो सकती हैं। लगभग हिंदुस्तान में आपको देखने को मिलेगी 14, आपको देखने को मिलेगी लगभग 14 ब्रिटिश प्रांत देखने को मिलेंगी और देसी रियासतें देखने को मिलती है लगभग आपको 565 देखने को मिलती है। और 13 रियासतें कहां चली जाती है, 30 रियासतें चली जाती है पाकिस्तान में। लगभग बस्ती है तो आपको देखने को मिलेगी 13 रियासतें, 552 रियासतें बसती हैं, जिसमें से 549 रियासतें पूर्ण रूप से खुशी खुशी में भारत में मिल जाती है। मैंने पॉलिटिक्स क्लास में आपको पढ़ाया था। और उसमें से 3 रियासतें, एक रियासत कश्मीर, दूसरी रियासत जूनागढ़, तीसरी रियासत हैदराबाद, ये तीनों रूप नहीं मानती थी, ये अपना खुद की कंट्री बनाने की बात की। और यही रियासतें रही जो कि एलओसी कहां है, हमारा जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के क्षेत्र में। तो यह ध्यान जानने की जरूरत है, एलओसी की जानने की जरूरत है। ध्यान से देखिए एलओसी क्या है, जानने की जरूरत है ये चीजें। अब देखिए ये कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर को देखोगे आप तो ध्यान देखिए एलओसी क्या है कि हमारा, हमने आपको बता दिया कि एलओसी क्या था, आपको देश हुआ था। अब ये क्या किया था, ये हमारा कश्मीर है, कश्मीर है। कश्मीर में जब 1947 में जब आपको माउंटबेटन ने घोषणा कर दिया कि जो देसी रियासतें हैं वो किसी में मिल सकती हैं, तो यहाँ का राजा जिसका नाम था आपका नाम था हरि सिंह, राजा हरि सिंह, हरि सिंह ने क्या किया, निर्णय लिया कि मैं किसी में विलय नहीं होऊंगा, मैं अपना खुद की कंट्री बनाऊंगा। क्या बोले उन्होंने, खुद की कंट्री बना दूंगा। पीओके की बात नहीं, इससे क्या है, पीओके की बात है, ये यहाँ पे पीओके है, इसी को बोलते हैं एलओसी, लाइन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये कैसे आया इसी बात बता रहे हैं। तो राजा हरि सिंह क्या बोलते हैं, जैसे हम पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में पढ़ा रहे हैं 1947 में कैसे हुआ, राजा हरि सिंह द्वारा क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, राजा हरि सिंह द्वारा इसे क्या करते हैं, निर्णय लिया जाता है कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम खुद का राष्ट्र बनाएंगे और खुद की राष्ट्र बना देते हैं। अब इसी की वजह से क्या हुआ, हमारे ध्यान से देखोगे तो ये चीजें ध्यान से देखना आप। अब देखो ध्यान से देखो आप थोड़ी सी, ये यहां तक, यहां से लेकर यहां तक तो बॉर्डर बन चुकी थी, लेकिन यही तक बॉर्डर बनी थी। आपको देखो हरियाणा तक बॉर्डर बनी थी। जो हमारा पीओके है, ये है, ये हिस्सा नहीं बना था उस समय, तो ये हिस्सा कुछ नहीं थी। तो 1947 में क्या हुआ, राजा हरि सिंह ने क्या किया कि अपना खुद का राष्ट्र बनाने की बात की, और उसमें से क्या किया था कि वहां पे उन्होंने कर बहुत ज्यादा लगा दिया, बहुत ज्यादा। देश आजाद किया तो कर लगा दिया कि हम इसे एक स्वर्ग बनाएंगे, स्विट्जरलैंड बनाएंगे। स्विट्जरलैंड की विचार की कल्पना रखते हुए उन्होंने कर लगा दिया। तो कुछ एक उनके, अगर आप देखोगे तो कश्मीर की आप देखोगे तो वेस्ट में देखोगे, पश्चिम में देखोगे तो एक हमारा उस क्षेत्र को जिला थी पुंछ, पुंछ जिला थी। क्या था, इस साइड देखोगे जम्मू कश्मीर में, इस साइड को पुंछ बोला जाता। पुंछ में कबीलाई लोग थे, पुंछ के कबीलाई लोग, लोकल लोग क्या किए, राजा का विद्रोह कर दिया। राजा ने क्या किया, किसका, राजा हरि सिंह का विद्रोह कर दिया। राजा हरि सिंह ने विद्रोह कर दिया। अब पाकिस्तान उससे कबीलाई लोगों को हथियार के रूप में और सेना के रूप में उन्हें मदद करने लगी, जिससे वहां पे हड़गम मच गया। लोग पाकिस्तान के साथ मिलके वहां पे हिंदू और सिखों के साथ, उनके बहनों के साथ और उनके माताओं के साथ खूब अत्याचार किया, बलात्कार किया, कत्लेआम किया, गैंगरेप किया, इतना तक कि चाकू मार दिया। बहुत घृणा की स्थिति की थी। लगभग बोला जाता है कश्मीर में 10 लाख लोग मारे गए थे उस समय। ये वार चल रही है 1947 1948 की, इंडिया और पाक की, ये चीजें। उसके बाद क्या हुआ, जब कत्लेआम होने लगा, जब हिंदू मारे गए पाकिस्तान, जब आप सिख मारे गए, तो राजा हरि सिंह को भी आने की मजबूर कर दिया। राजा हरि सिंह ने क्या किया, तुरंत भागते भागते नेहरू जी के पास गए और नेहरू जी की मदद की गुहार लगा। और नेहरू जी ने बोला कि हम ठीक है मदद करेंगे, अवश्य मदद करेंगे, क्यों नहीं मदद करेंगे। 24 तारीख ये चीज होती है। 21 अक्टूबर 1947 में पुंछ के लोग जंगल के जंग कर दिया और तवा कब्जा कर दिया, पूरे जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया, ऐलान कर दिया कब्जा करने की बात की। 22 अक्टूबर कबीलाई लोग कश्मीर में लूटपाट किया, ऑपरेशन इसे गुलमार, पाकिस्तान इसे ऑपरेशन गुलमान बोलता है, ध्यान दीजिए, गुलमार बोलता है, पाकिस्तान भेजा था। ये कबीलाई लोग को पाकिस्तान बोला था। खूब हथियार बमबारी दिया,
और राजा वहां से भाग गए। राजा ने अब किया 25 तारीख को कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंच गए। और 26 तारीख को क्या किया, नेहरू के द्वारा और सरदार पटेल के द्वारा मुलाकात हुई और एक पत्र पर, जिसे बिल पत्र पर सहमति जताई गई कि हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, आप हमें बचाओ। बचाने के लिए नेहरू जी ने अपनी आर्मी भेजी और 27 अक्टूबर 1947 में आपको जम्मू श्रीनगर में इंडियन आर्मी पहुंच गई और धुआंधार मार करने लगी। बहुत बड़ी गलती कर दी नेहरू जी ने, आज भी बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसमें क्या हुआ, इंडिया और पाक की बार होने लगी, युद्ध होने लगी। जैसे इंडिया पाक की बार होने लगी, अब ध्यान से देखिए, अब देखो ध्यान से, इधर इंडियन, इधर पाकिस्तानी और लोकल लोग जैसे एक दूसरे से वार करने लगे, जैसे एक दूसरे से वार करने लगे, ये चगने लगी और जैसे पीछे हटने लगे, क्या हो गया, पीछे हटने लगे। अब पीछे हटने ही लगे, यहां तक इंडियन आ गई। अब धीमे धीमे इंडियन क्या चगने लगी, श्रीलंका आपकी कब्जा कर दी, कहां पे कर दी, श्रीनगर पे कब्जा कर ली, सब कुछ कर ली। जैसे जैसे पीछे हट रही थी, एरिया पे पीछे हट रही थी, कम ही बचा था। नेहरू जी की गलती की वजह से आज भी बीजेपी पार्टी आज भी नेहरू को गाली देती है, हर पार्टी भी गाली देती है और देश के लोग भी गाली देते हैं। नेहरू जी ने इन्हें नहीं, नेहरू जी के, आज मेरा भी सहमत है कि नेहरू जी की गलतियां नहीं करनी चाहिए था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस चीज को सहमति नहीं दिए, रोके भी। क्या करते हैं नेहरू जी, 31 दिसंबर 1947 को यूएनओ में रिफरेंस डाल देते हैं। क्या डालते हैं, रेफरेंस डाल देते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में डाल देते हैं, सीज फायर के लिए पाबंदी के लिए, सीज फायर रोकने के लिए डाल देते हैं। क्योंकि आपस से जा रहा था, पीओके हाथ से कैसे गया, क्योंकि पीओके हाथ से जाने वाला था, क्योंकि ये चीज था उसके हाथ से, जो पाकिस्तान कब्जा किया था पीछे जाने वाला था। 21 अप्रैल 1948 के द्वारा यूएनओ ने क्या किया, रेफरेंस डाला गया। 1991 में क्या किया, निर्णय किया कि जन्म संग्रह किया जाए। जन्म संग्रह में क्या किया कि आप भी जम्मू कश्मीर देखोगे तो जम्मू कश्मीर में देखोगे क्या कि इस्लामी लोग ज्यादा है, तो पाकिस्तान में मिलने की बात की, उसमें क्या किया, उन्होंने सहमति दे दिया। इसलिए जो जो चीज समझौता हुआ था, कराची समझौता 1949 में हुआ, भारत और पाकिस्तान के नेहरू के बीच में हुआ समझौता हुआ और एलओसी लाइन बनी। आप ध्यान देखिए, ये जो मैंने बोला था कि यहां तक हिंदुस्तान आ गई थी, अब जो जो कब्जा किया गया था उसमें एक लाइन बन गई, यहां से एक लाइन बन गई, ये चीज है, इसी को बोलते हैं हम एलओसी। 740 किलोमीटर, ध्यान से देखो, 700 कितना, 40 किलोमीटर की लंबाई है, जिसे एलओसी बोलते हैं। ये चीज ध्यान से देखिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये चीजें यहां तक कब्जा कर ली, इंडियन आर्मी इधर रही। अब यहां तक इसे बोला गया एलओसी, ऐसे बोला पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड अधिकृत जिसे बोलते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। आप ध्यान देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में ध्यान से देखिए, ये चीज है। आप देखिए ध्यान से, वर्तमान आप देखेंगे तो पीओके इधर हो गया, इधर हो गया हमारा अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह देखेंगे, अक्साई चिन्ह देखेंगे, ये पीओके हमारे पास लगभग, आप देखेंगे तो हमारे पास लगभग 50% है, 30% क्या रखता है, पीओके का हिस्सा रखती है भूमि। जो कश्मीर है 50% भूमि भारत के पास है और 30% पाकिस्तान के पास भूमि है कश्मीर की। हमारा क्या है, 20% चाइना के पास है। और चाइना के पास कैसे गई, 1962 के चाइना और इंडिया वार की वजह से गई। उसकी कहानी अलग है, जो चाइना पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे गलती क्या रही। नेहरू की गलती की वजह से नहीं तो आज पीओके का अंक रहता, बहुत बड़ी चीज हो जाती। पीओके अगर हमारे साथ रहता तो पीओके में कितनी बड़ी निर्णय हो जाती है। आप ध्यान देखो पीओके में क्या होती है। अब यहाँ पे पीओके में एक साझा करता है रोड, ये यहाँ पे ध्यान देखिए, पीओके हो गया, यहाँ पे एक लाइन बनती है, ध्यान देखिए, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देख तो पाकिस्तान हो गया, ये पूरा पीओके खींच के रखा है। अब ध्यान दोगे पीओके चला गया, अब यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ तक था, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है, ये लाइन बनाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या करता है, 106 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है पीओके में। यदि पीओके में 106 किलोमीटर का डायरेक्ट लाइन होता, पीओके हमारे अंतर्गत होता, तो 106 किलोमीटर हम कॉरिडोर बनाते, एक गलियारा बनाते, कॉरिडोर मतलब गलियारा बनाते। और गलियारा जब बनाते, डायरेक्ट जो हम रसिया से, रूस से जो हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल कैसे आ रही है, हमारे शिप के माध्यम से आ रही है, जो ट्रांसपोर्ट में बहुत महंगी पड़ती है, आपको पता होना चाहिए, बहुत महंगी पड़ती है। आज हिंदुस्तान में यदि हमारा भूमि से अगर कोई क्रूड ऑयल आता तो उसकी खपत और उसकी खर्चा बहुत कम होती, लगभग हम उससे 10 लाख रुपए, लगभग हम बहुत सारे पैसे बचा सकते थे। लगभग आपको बहुत सारे किलोमीटर आपको देखने पड़े, क्रूड ऑयल बोलोगे तो
चीन ओशियन से निकलती है, अब देखना चीन सागर से निकलती है, जापान सागर से निकलती है, उधर साउथ से निकलती है, आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से निकलती है, ये करते 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 मुंबई बंदरगाह पे आती है, ये आता। तो ये चीज क्या होता है, डायरेक्ट हम कर देते, तो हजारों किलोमीटर बच जाती है, 1000 किलोमीटर की खपत कम हो जाती है, ये चीजें, तो हमारा लेन देन कम हो जाता है। आज तेल का जो खपत है, मध्य एशिया, हम जो मध्य एशिया में अब व्यापार भी कर लेते, जुड़ जाते हैं, यूरोप से भी जुड़ जाते हैं, एक मार्ग बन जाती। ये गलती आज भी बहुत बड़ी गलती के रूप में देखा जाता है नेहरू की ये चीजें। आइए ध्यान से देखते हैं। तो पीओके का अंक हो गया, एलओसी हो गई। एलओसी में विवादित हो गया जब यूएन ने निर्धारण किया 1949 में कि नहीं, एलओसी का अंक कहां तक रहेगा, यहां तक रहेगा। इसे बोला जाता है एनजे 98, ठीक ना, एनजे 98 और 42 इस लाइन किया गया। ध्यान देखिए, ये किया गया, इसे एलओसी बोला गया, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसे पीओके बोला गया, यहां तक किया गया। यहां पे क्या किया गया, ध्यान से देखिए, एक और विवादित एरिया रहा, ये देखिए, इसे बोला जाता है सियाचिन। ध्यान देखिए, सियाचिन। अब थोड़ी सी ध्यान देखिए, ये थोड़ी सी ध्यान देखिए, ये हमारा हो गया, ठीक है ना, कश्मीर। कश्मीर में ये पीओके हो गई। ध्यान देखिए, हमने देखा ये ले गया हमारा, इस तरह की लाइन ले गई है, ये हो गया हमारा रेड कलर की दिख रही है यहां तक, रेड कलर की दिख रही है यहां तक, पॉइंट तक, इसे बोलते हैं हम क्या, एलओसी। लगभग आपको देखने मिलेगी 740 किलोमीटर की है। अब इसमें जो पीओके को है, दो भाग बांटा गया। ध्यान देखिए, ये देखिए, पीओके के दो भाग में बांटा गया, नीचे वाले भाग को बोलते हैं आजाद कश्मीर, और ऊपर वाले के भाग बोलते हैं गिलगिट एवं बाल्टिस्तान। ध्यान देखिए, ये चीज है, इसे जानना जरूरी है, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, ये पीओके हो गया, ठीक ना, पीओके हो गया। तो ऊपर वाले को बोला जाता है हमारा, इस भाग को बोला गया, नीचे वाले भाग को बोला गया क्या, हमारा आजाद कश्मीर, इसे बोला गिलगिट था, इसे बाल्टिस्तान बोला गया, क्या बाल्टिस्तान बोला गया, जानते हो। अब इसी पे क्या किया गया, यहाँ पे ही क्या दे दिया गया हमारा, इसे बोलते हैं सक्सान घाटी, इसे चाइना को दे दिया गया। तब 1962 में कौन दे दिया, चाइना को दे दिया, पाकिस्तान दे दिया। अब देखिए, ये हमारा ये अंक है, चाइना को दे दिया गया, ठीक ना, सक्सान घाटी बोला जाता है, ठीक ना, सक्सान घाटी। अब यहीं से क्या कर रहा है, चाइना अपना ग्वादर बंदरगाह तक सी अब बना रहा है, CPEC बना रहा है, ठीक ना, पाकिस्तान, ठीक ना, नहीं, चाइना पाकिस्तान, ठीक ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है। सॉरी, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये चीज है। अब देखिए, इसमें विवादित क्या रहा, बहुत बड़ी विवादित रहा, ठीक ना। अब विवादित क्या रहा हमारा, ये रहा विवादित सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर क्यों रहा विवादित रहा, अब ध्यान से देखिए, ये चीज का विवादित रहा, इन्होंने फंसते हो गया, यूएन ने फिर से फंसा दिया। अब ध्यान देखिए, अब देखिए ध्यान से, हमने क्या बोला आपको, ये रहा हमारा, ये इसे बोलते हैं NJ98, आपको 42 पॉइंट देखने को मिल गई, ये चीजें, इसे बोलते हैं एलओसी लाइन को, जो आपको 340 किलोमीटर, 740 किलोमीटर है, इसे बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप देखेंगे, ये त्रिज्याकार जो लगभग 2500 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल त्रिज्याकार है। अब यहाँ पे क्या है, एक हमारी पॉइंट है, जैसे इंदिरा कॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। आज हिंदुस्तान की जो हमें सबसे ऊंची चोटी की आपको पॉइंट देखने को मिलती है, इंदिरा कॉल वहीं पे देखने को मिलती है। इससे बोलते हैं काराकोरम, ठीक है, काराकोरम दर्रा बोला जाता है, इसी के रास्ते से क्या निकला जाता है, उसे चाइना के रूप में निकला जाएगा। इसे NZ98 पॉइंट बोलते हैं। इसे क्यों बोलते हैं, ये बोलते हैं अच्छान देशांत के रूप में बोलते हैं, या ध्यान दीजिए, ये चीजें, तो ये चीज, ये रास्ता रहा कुछ, चूंकि आपको यूएन ने यहां तक NJ9842 तक ही क्या किया था, उसने क्या किया गया था, सीमा निर्धारण किया था, एलओसी। अब ऊपर की सीमा क्या किया है, उन्होंने निर्धारण नहीं किया था। एलओसी क्यों नहीं की थी यूएन ने 1949 में, क्यों नहीं की थी, क्योंकि वहां पे देखने के लिए तो बर्फीला हुआ था, आबादी नहीं थी, कोई लेन देन नहीं था। आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, बड़े बड़े पर्वत थे, बड़े बड़े ये चीज थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। लेकिन आपको देखने को मिलेगी कुछ दिनों बाद, लगभग 20 साल बाद, लगभग गतिविधियां ज्यादा देखने लगी, क्या करने लगी, आपको सियाचिन ग्लेशियर में, ग्लेशियर बर्फ के ग्लेशियर है, सियाचिन बोला गया था, ये बर्फ के चादर है, तो वहां ग्लेशियर में देखने को मिलेगी गतिविधियां ज्यादा होने लगी, जिसकी वजह से भारतीय सेना ने निगरानी की। अब भारतीय सेना ने क्या निगरानी की, अब क्या किया, धीमे धीमे इस साइड को आप देखने को मिलेगी, जो इंदिरा पॉइंट, ये क्या है कि हमारा, ठीक ना, सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन की इस साइड को सलेट्रो क्षेत्र बोलते हैं, ठीक ना, रेंज बोलते हैं, सलेट्रो रेंज बोलते हैं, इस साइड में बोलते हैं। आप ध्यान देखिए, इस साइड बोलते हैं, इस साइड पाकिस्तान क्या किया, पाकिस्तान घुसने लगा, अपना कब्जा करने लगा। कहने का तात्पर्य है कि
कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर में घुसने लगा, कब्जा करने लगा, जब हिंदुस्तान को पता चला कि इस पे किसी का कब्जा नहीं है, क्योंकि त्रिज्या कर 2500 किलो वर्ग किलोमीटर फैला हुआ एक क्षेत्र है जिसमें बर्फीला है, यहाँ पे कोई आबादी नहीं रहती है, हलचल नहीं होती है, निगरानी नहीं होती है, वहां पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान कदम उठाता है। इसकी वजह से भारतीय सेना ने अब पाकिस्तान उस पर धीमे धीमे कब्जा कर लेती है, बहुत ज्यादा कब्जा कर लेती है, इंदिरा कॉलोनी पे कब्जा कर लेती है, बहुत सारी कब्जा कर लेती है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो 2500 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर फैला हुआ जो बर्फीला है, जो आज हमें आर्मी देखने की मिलती है, ठीक ना, आपको सियाचिन में देखने को मिलती है, लगभग वहां पे आपको टेम्परेचर पता होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान के मध्य, आपको मध्य हिंदुस्तान के बारे में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपको ऐसे एरिया में देखोगे तो लगभग 10% आपको -10 तक जाती है टेम्परेचर, तो इतनी की रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बर्फ जमाने लगती है। आप सोचो कि वहां पे क्या स्थिति है। सियाचिन ग्लेशियर में देखने को मिलेगी आपको -60 डिग्री टेम्परेचर, लगभग उसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी 7 किलोमीटर ऊंचाई, मतलब 7000 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतें देखने को मिलेगी। वहां पे अपनी नेवी रहती है, सलूट करना चाहिए ऐसे नेवी को, गर्व होना चाहिए हिंदुस्तान को। और लगभग उसमें 3500 फुट, 35, अब लगभग 35 फुट मोटाई की बर्फ गिरती है। सोचो आप, इतनी ठंड, इतनी कपकपा देने वाली ठंड में अपनी आर्मी वहां पे देश की रक्षा कर रही है, ताकि हम और आप अपने से अच्छे रह सके। ऐसे सलूट है ऐसे आर्मी को, ऐसे सलूट है देश के अच्छे हीरो को, ये चीजें। अब ध्यान देखिए, सियाचिन ग्लेशियर का किया कि ऑपरेशन, उसका क्या गया, ऑपरेशन मेघदूत किया गया 1983 में, देखोगे 1983 में किया गया। आपको क्या किया गया इसमें, इन ऑपरेशन सिंधु की, ऑपरेशन क्या किया गया, मेघदूत किया गया, जिसपे क्या गया, ग्लेशियर पर जहां जहां कब्जा की थी उस पर पुणे कब्जा कर दिया गया, इंदिरा पॉइंट को भी अपने अधीन कर लिया गया। ये चीजें अब बहुत जरूरी थी ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर क्यों आवश्यकता थी, क्योंकि आपको देखने को मिलेगी ग्लेशियर अगर ये चीज पर कब्जा कर ले तो आसपास की चीजों पर हम देखेंगे कि कुछ नहीं देख पाएंगे। वो सबसे ऊंची चोटियां हैं, सियाचिन देखोगे, आपको देखो ऊंची चोटियां, वहां से हम आपको निगरानी कर सकते हैं, पाकिस्तान पर भी निगरानी कर सकते हैं, आपको चाइना पर निगरानी कर सकते हैं। और चाइना पर निगरानी क्यों कर सकते हैं, आप ध्यान देखिए, चाइना पर निगरानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपरी सीमा पर रहकर हम निगरानी कर सकते हैं, जो उसकी बन रही है, कॉरिडोर बन रही है, CPTNEC बन रही है, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं, क्या गतिविधियां हो रही है, ये चीजें। और हमें आज क्या करना चाहिए, आज हम चलते हैं, बताना चाहिए आपको, रिफ्रेश होना चाहिए, मेंस की चीजें आप पढ़ रहे होगे, अगर किसी PSC या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के लिखते समय आज बहुत बड़ी देखने की, आपके सामने बहुत बड़ा संकट देखने को मिलता है। चाइना आपको देखने को मिलती है पाकिस्तान के रूप में। पाकिस्तान आज नाक में दम कर दिया है हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान को, आपको पता है, हिंदुस्तान पे लगभग 206 बार आतंकी हमला हुआ है, चाहे 2001 का पालिया अटैक हो या पुलवामा अटैक हो, चाहे आपको 26/11 हो, ऐसे अनेक अटैक किया गया है, हाईजैक की गई है, अटैक की गई है, बम ब्लास्ट किया गया है, RDX ला रहा है, ये चीज ला रहा है, जिसका तोड़ भारत के पास नभी तक नहीं निकल पाया। हमने बोला कि ये कुत्ता है, कुत्ते को जब तक पकड़े रहोगे, जब तक सीधी रहेगी उसकी पूंछ, और कुत्ते की पूंछ छोड़ने के बाद फिर से टेढ़ी हो जाती है। इसका एक ही समाधान है, एक ही उपाय है, एक ही तरीका है। बोलते हैं जैसे करनी जैसे भोगनी, जैसे का तैसा, जैसे कर रहा है वैसे हमें करना चाहिए। हम सोच रहे हैं उसे बार, अभी 2025 में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सिंदूर, जो हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को उम्मीद था कि हमारे द्वारा, नेहरू के द्वारा की गई गलतियों को आज सुधारा जाएगा, POK को लिया जाएगा। 1941 में आप देखोगे, 1971 में देखोगे मौका मिला, 1947 में मौका मिला POK के लेने के लिए। POK हमें बहुत भूमिका है, क्योंकि इससे हमारा इंडिया की स्विट्जरलैंड बन सकती है, बहुत बड़ी चीज है। इंडिया का मार्ग, हमने बोला ना कि इंडिया इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ कर सकती है POK के लेके, क्योंकि मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से सब जुड़ सकती है, यूरोप से जुड़ सकता है, रूस से हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट आ सकता है, क्रूड ऑयल आ सकती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं। उपाय क्या, POK बहुत बड़ी भूमिका रही। 1947 में कांग्रेस सरकार ने ली, 1971 में कांग्रेस सरकार, इंदिरा के पास भी क्षमता थी, लेने के लिए ले सकती थी। और हमारे ऑपरेशन सिंदूर 1925 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ये क्षमता थी, नहीं लिए। बाहरी दबाव की वजह से यह चीज नहीं लिया गया। सबको पता है बाहरी दबाव लगी हुई है, लेकिन क्या कारण हो सकता है, यदि भविष्य में आप IAS IPS या कोई बड़ी ताकत बनते हैं, प्रशासनिक ताकत रखते हैं या राजनीतिक ताकत रखते हैं, तो आप निर्णय लीजिए, नहीं तो हर किसी को चीज को निर्णय लेना पड़ेगा, देशवासियों को निर्णय लेना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल, अगर प्रधानमंत्री की बात हमारे पास आवाज जा रही है, उस चीज को निर्णय लेना चाहिए कि इसकी तोड़ एक ही तरीके से है। आप सोच सकते हो 206 बार आक्रमण किया गया भारत पे,
1947 से लेकर लगभग आपको 2025 तक इतनी बार अटैक की गई है। भारत आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहा है, आतंकवाद से कमजोर होते जा रहा है, पुछ पकड़ता सीधा फिर से टेढ़ा हो जाता है। हम नहीं गलती करेंगे। इसका एक ही उपाय, एक ही समाधान है। कुछ आप देखते हैं कि क्या है, आपकी इसकी समस्या क्या है, एक ही चीज। अब देखो, हम बता रहे हैं कि जैसे अगर पीओके के लेना कि एक ही समाधान हो सकती है, अगर हमारी आवाज प्रधानमंत्री के पास पहुंच रही है, डिफेंस के पास पहुंच रही है, किसी के पास पहुंच रही है, तो बहुत बड़ी बात है। ये एक बात हो सकती है, बहुत चीजें हो सकती है, कैसे क्या किया जा सकता है। आगे चलते हैं। चूंकि पाकिस्तान की जियोग्राफी को 5 भाग में बांटा गया है। किसमें भाग में? बलूचिस्तान, खैबर, पीओके, आपको सिंध प्रांत आपको देखने मिलेगी, पंजाब देखने मिलती है। आप देखने को मिली है आपको बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है अपना अलग प्रांत मांगने की बात करता है, अपनी अलग देश मांग करती है कि हम अलग देश मांग करते हैं। जो पंजाब और सिंध प्रांत से युद्ध करने की बात करता है, क्या करता है? युद्ध की बात करता है, लड़ाई की बात करता है। ये चीज ध्यान दो। और खैबर, खैबर पर अफगानिस्तान अपना हक जमाता है। खैबर के लोग भी अफगानिस्तान के लोग हैं, अफगानिस्तान उस पर कब्जा करना चाहता है, अब कब्जा कर लेगा वो। ये चीजें। अब बच्चा पंजाब, पंजाब में ही उसका क्या है, हमारा उसका पाकिस्तान का क्या है, आपका कैपिटल है वहां पे इस्लामाबाद। और सिंध प्रांत, सिंध प्रांत भी अलग प्रांत देश बनाने की बात करता है। लोकल वहां पे संघर्ष हो रहा है, ये चीज हो रही है। इसी का फायदा इंडिया को लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए। 1971 की कहानी देख लो कि 1971 में किस तरह किया गया था। 1971 में क्या गया था, आपको 1975 की बात बताएंगे, जब आपको सिक्किम राज्य नहीं मिल रहा था। नेपाल आपको हिंदी नेपाली की वजह से नहीं मिली थी, सिक्किम में मिले थी, भूटान के रूप में नहीं मिले थी, भूटानी लोग। तो वो दो के रूप में वहां संगठित होने की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, ऑपरेशन रॉ के रूप में चलाया गया। वहां पे रॉ भेजी गई, तो रिसर्च एनालिसिस आपको विंग भेजी गई, वहां पे जाके उकसाया गया, प्रताड़ित किया गया, आंतरिक अशांति लाई गई, जिसके कारण वहां पे सिक्किम को मजबूरन क्या हुआ, भारत में मिलने की जरूरत पड़ी। आपको देखने मिलेगी जो संघर्ष, बहुत बड़ी संघर्ष चलती रही, एलटीटीई चलती रही, इलम के द्वारा चलेगी। हमने जब आपको पूर्वगामी कक्षा में पढ़ाया कि एलटीटीई देखने को मिलेगी, कहां के देखने मिलेगी, और श्रीलंका के रूप में देखने को मिलेगी। श्रीलंका के ईस्ट में देखने को मिलेगी। इलम लोग रहते हैं, इलम लोग अलग अपना कंट्री बनाना चाहते थे, तो तमिल लोग रहते थे, तमिली लोग बोलने वाले तमिल लोग थे, तो जो अपना अलग से देश बनाने की बात कर रहे थे, अलग राष्ट्र होने की बात कर रहे थे। संघर्ष लगभग 20 साल तक चला हो, 20 साल से 30 साल तक चला संघर्ष। अब बहुत ज्यादा संघर्ष रहा, भारत सरकार पूरी सपोर्ट करती रही और श्रीलंका ऊपर से आवाज उठाती रहा। हमने पूर्वगामी कक्षा में आपको देखिए श्रीलंका के बारे में बताया था। हमें एक ही चीज करना है, देशवासी को एक ही चीज करना, मटेरियल देना है, हमें हर चीज देना है, डिफेंस की चीज देना है। किसे देना है? बलूचिस्तान को। बलूचिस्तान को देने साथ अफगानिस्तान को दे दो, अफगानिस्तान को दे दो। आंतरिक अशांति फैली हुई है सिंध प्रांत में। आप देखो बलूचिस्तान में क्या है, बलूचिस्तान में खनिज क्षेत्र बहुत ज्यादा है और सूखा है, मरुस्थल क्षेत्र है, जहां पे खेती बाड़ी कम होती है। पंजाब में खेती बाड़ी होती है क्योंकि सिंध नदी निकलती है, सिंध प्रांत में भी निकलती है, वहां पे खेती बाड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से खनिज निकालने के बाद क्या कर देता है, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और डेवलपमेंट में इन और सिंध प्रांत में यूज होती है उसकी। इसकी वजह से बलूचिस्तान अलग कंट्री मांगना चाहते हैं। अब भारत के सपोर्ट भी करते हैं, भारत को सपोर्ट करते हैं, भारत को बस इसमें 1975 की तरह जो ऑपरेशन रॉ के द्वारा दिया गया था, एलटीटीई को दिया गया था, आंतरिक अशांति ला दिया जाए, वो अपने में उसकी आर्थिक स्थिति को इतना नंगा कर दिया जाए, कुत्ते के पैर तब तक तोड़ोगे नहीं, बॉडी को तोड़ोगे नहीं। जैसे बोलते ना, किसी सांप को जड़ निकाल दो, वे मतलब का काम हो जाएगा। यदि आपके घर में कोई अटैक करता है, तो आपके घर में जो सदस्य चारों लेकर मारेंगे, उसे अटैक को करेंगे, कोई करता है तो वो उसकी हार हो सकती है। लेकिन आपके घर के एक एक सदस्य को मार कर रख दिया जाए या तोड़ दिया जाए, तो वो क्या करेगा, आज जो उसकी मुखिया रहेगी वो कमजोर हो जाएगा। इतना पता है कि बॉडी के 4 अंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कार्य करती हैं, जो फाइट कर देती हैं। 2 हाथ और 2 पैर चलने का काम करती है, दौड़ने का काम करती है, किसी तरह के डिफेंस की बात करते हैं। यदि ये चीज हमें तोड़ दिया जाए तो किसी तरह का नहीं होगा व्यक्ति, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी चाणक हो, कितना भी चीज हो। ये चीजें ध्यान से देखिए। तो हमें क्या करना है, बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देना है, डिफेंस के लिए, फाइनेंस के लिए। और उसमें आंतरिक अशांति, इंटरनल अशांति ला दिया जाए, वो खुद में अपने में नंगा हो जाएगा, सूखे में मरने लगेगा। और अफगानिस्तान को फुल सपोर्ट दिया जाए, इंटरनल सपोर्ट दे दिया जाए कि अफगानिस्तान बहुत नफरत करती है पाकिस्तान, मुल्क ऐसी है, समझने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान से देखिए। और हमें क्या गया, पीओके बचा, पीओके पे अशांति होने की वजह से पीओके ऑटोमेटिक भारत मिलना चाहेगा, वहां के लोग मिलना चाहेंगे। ये चीज बस, इसके सिवा कोई समाधान नहीं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।